Today we will discuss about inductors, okay, and then we define the term inductance, and then we derive the formula called Newman's formula and the formula for energy stored in magnetic field. So these are the outline for our today's lecture. What is an inductor? Inductor is a passive electronic component that stores energy in the form of a magnetic field. It consists of a wire or a load. तो इंडक्टर हमारे पास एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और आप सोलेनॉइड को एज एन इंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। फंक्शन ऑफ एन इंडक्टर, तो इंडक्टर का काम क्या होता है? तो पहले एक्सप्लेन किया कि ये स्टोर करता है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है, और इसे डिलीवर करता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है एनर्जी की। अब जिस तरह कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता था इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इसी तरह हमारे पास इंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। आपको पता है जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में से तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये ओपोज करता है जो करंट चेंज हुआ है, उस जो चेंज इन करंट है उसको। क्यों ये ओपोज करता है? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ चेंज इन करंट को ऑलवेज ओपोज करेगा। अब दिस ओपोजिशन टू करंट इज नोन एज इंडक्टेंस। अब ये जो ओपोजिशन है हमारे पास करंट के लिए, उसको हम इंडक्टेंस का नाम देते हैं, और जो कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है इंडक्टेंस उसे हम इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो जो कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है रेजिस्टेंस उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो भी तो एक किस्म की ऑपोजिशन होती है। इसी तरह हमारे पास जो कंपोनेंट इंडक्टेंस को प्रोड्यूस करता है उसे हम इंडक्टर कहते हैं। Now this slide shows the important parts of an inductor. You take a wire and round around a cylindrical core, it makes an inductor. तो एक cylindrical core आपको दिखाई गई है और दूसरी conducting wire दिखाई गई है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा तो आपको एक इंडक्टर मिल जाएगा। तो इस मतलब जो हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो डायग्राम होती है उसमें जो हम सैम्बल इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं स्कीमेटिक सैम्बल। तो स्कीमेटिक सैम्बल जो इंडक्टर का है वो यहाँ पे शो किया गया। आप इन दोनों में से कोई एक सैम्बल इस्तेमाल करके इसे सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं एज एन इंडक्टर। Now we are going to discuss further about inductance. First of all, we take the case of mutual inductance and then we discuss self-inductance. Okay. Uh, for mutual inductance, take two loops of wire, ठीक है, placed close to each other as shown in figure. हमने दो लूप्स ले लिए वायर लूप्स, ठीक है। अगर हम इफ़ वी रन अ करंट थ्रू वन वायर, अगर हम लूप वन में से करंट को फ्लो करते हैं तो इट कॉजेज अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द अदर लूप। तो ये दूसरे जो लूप है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह बनेगी, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि ये जो फ्लक्स होगा लूप टू में जो कि लूप वन की वजह से बना है, ये प्रोपोर्शनल होगा करंट इन लूप वन। यानी कि आप लूप वन का करंट बढ़ाते जाओगे तो लूप टू में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एक रिलेशन है सिंपल सा कि फाई टू यानी फ्लक्स इन लूप टू इज़ इक्वल टू द M21 I1, ठीक है। तो ये कहाँ से आया कि हमारे पास बायोट सेवर्ट लॉ हमें बताता है कि अगर आप लूप वन में करंट को इंक्रीज़ करते हो तो लूप टू में बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स
इंक्रीज होगा। तो M21 जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लूप 2 ड्यू टू लूप 1। ठीक है, अगेन कंसीडर दिस एग्जांपल। suppose we have two wire loops at rest as shown in figure 7.29. If you run a steady current named as I1 around loop 1, ठीक है, loop 1 में से आपने कौन सा करंट फ्लो करवाया, I1, it produces a magnetic field B1। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की B1, जिसको नाम दे दिया। सम ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू लूप 2, और कुछ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थी वो पास हुई लूप 2 में से। ठीक है, लेट phi2 बी द फ्लक्स ऑफ B1 थ्रो 2। ठीक है, अब ये हमने मान लिया कि जो phi2 है ये हमारे पास B1 की वजह से बनने वाला फ्लक्स है जो कि लूप 2 में बन रहा है। ठीक है, क्रिएट हो रहा है। यू माइट हैव अ टफ टाइम एक्चुअली कैलकुलेटिंग B1। ठीक है, तो आपने अगर B1 को कैलकुलेट करना है तो आप बायोट-सैवर्ट लॉ का सहारा लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, एंड I1 इज द करंट थ्रू लूप 1, and close integral of dl1 which is the length element into r unit vector which shows the direction over r square which shows the distance between two loops। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन से हम phi2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है, phi2 हमारे पास क्या होता है, अगर हम इंटेग्रल फॉर्म में लिखें, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक field and vector area gives us magnetic flux, and in integral form we can write phi2 as integral b1 dot da2। ठीक है, b1 हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप 1 के लिए, और da2 जो एरिया है हमारे पास लूप 2 का, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास phi2 आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स इन लूप 2 आ जाएगा। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे phi2 में b की वैल्यू, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी जो हमने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन की, कि जो phi2 का फ्लक्स होगा, लूप 2 का फ्लक्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 यानी करंट ऑफ लूप 1 के। अब यहाँ पे ये जो M21 है, अगेन हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लूप्स। चलें, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फार्मूला डिराइव करना है जिसको कहते हैं न्यूमैन्स फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम एक वेक्टर पोटेंशियल की मदद लेंगे और दूसरा स्टोक्स थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, there is a cute formula for mutual inductance which you can derive by expressing flux in terms of vector potential। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, फिर जब हम उसे वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में लिख लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम उसमें स्टोक्स थ्योरम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि phi2 हमारे पास पहले एक्सप्लेन किया इंटेग्रल ऑफ b1 डॉट da2 होता है। ठीक है, यहाँ पे b1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस ज़ीरो के इक्वल हो तो उस वेक्टर को हम कर्ल ऑफ एनी अदर वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो अब B1 को हमने कर्ल ऑफ A1 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ल ऑफ A1 क्या है, ये वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे, वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपने ये देख लेना है कि B को B इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल क्रॉस A1। A1 यहाँ पे क्या है जी, वेक्टर पोटेंशियल है, डॉट da2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर
कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइन इंटेग्रल बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अब हमने ये जो कर्ल ऑफ ए है डॉट डी ए टू, इसको हम लिख सकते हैं ए वन डॉट डी एल टू। ये अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटेग्रल को लाइन इंटेग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो यही काम किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास डी ए टू सरफेस इंटेग्रल था, सही है, इसको कन्वर्ट कर दिया है स्टोक्स थ्योरम ने लाइन इंटेग्रल में। ठीक हो गया। ए वन डॉट डी एल टू कहाँ से आया, जब हमने डेल क्रॉस ए वन डॉट डी ए टू में स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया तो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई क्लोज इंटेग्रल ऑफ ए वन डॉट डी एल टू। अब यहाँ पे आप एक वेक्टर पोटेंशियल के लिए एक टर्म डिफाइन करोगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल की ये वैल्यू है। ठीक है, अभी हम इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन आपने ये डायरेक्ट वैल्यू आपने यहाँ पे देख लेनी है। ए वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन ओवर 4 पाई क्लोज इंटेग्रल ऑफ डी एल वन ओवर आर। तो ये ए वन की वैल्यू है। तो आपने ये जो अबव इक्वेशन है हमारे पास क्लोज इंटेग्रल ऑफ ए वन डॉट डी एल टू, यहाँ पे ए वन की वैल्यू पुट कर दी। जब ए वन की वैल्यू पुट की तो फाई टू की आपके पास क्या वैल्यू आ गई, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई। ठीक है, एक तो ये क्लोज इंटेग्रल लग गया हमारे पास यहाँ पे जो बाहर लगा हुआ था ए वन के बाहर। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ गई आपके पास, ब्रैकेट में वैल्यू आ गई आपके पास ए वन की। ए वन का जो ए वन के लिए जो यूज़ हुआ था क्लोज इंटेग्रल डी एल वन ओवर आर। ठीक है, तो ये दो आपके पास क्लोज इंटेग्रल आ गए डॉट डी एल टू। तो इसको आप ज़रा रीअरेंज करके लिख लें। ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म मिलेगी। ठीक है, चूँकि आपको पता है फाई टू इज़ इक्वल टू एम टू वन इंटू आई वन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7.21। ठीक है, तो फाई टू किसके इक्वल था एम टू वन आई वन के। तो यहाँ पे अगर आई वन को आप सेपरेट कर दें तो आपके पास जो बाकी सारी टर्म है उसको आपने कह देना है कि ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है, M21 है। ठीक है, M21 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्लोज इंटेग्रल डबल क्लोज इंटेग्रल ऑफ DL1 डॉट DL2 ओवर R। ठीक है, यहाँ पे देखें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ I एक टर्म एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो I हमारे पास फॉर्मूला में इंक्लूड है। ठीक है, और M21 बाकी सारे जो टर्म्स होंगी वो हमें किसकी वैल्यू दे रही होंगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे रही होंगी। और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M21, ठीक है, जिसकी ये वैल्यू आई है म्यू नॉट ओवर 4 पाई डबल इंटेग्रल ऑफ DL1 डॉट DL2 ओवर R, इसको हम कहते हैं न्यूमन्स फार्मूला। अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपने याद रखनी है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ डिपेंड करेगी ज्योमेट्री पे, कि दोनों लूप्स की ज्योमेट्री किस किस्म की है और उनकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, और दूसरा उनकी पोजीशन पे, वो कितनी दूरी पे हैं दोनों लूप्स। ठीक है, सिंस इट डजेंट मैटर विच लाइन इंटेग्रल वी डू फर्स्ट। अब दो लाइन इंटेग्रल थे। ठीक है, तो अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम पहले कौन सा लाइन इंटेग्रल सॉल्व करें। अगर हम दोनों लाइन इंटेग्रल को स्विच करके वैल्यूज़ निकालें तो सेम वैल्यू आएगी। वी कैन स्विच द टू लूप्स विदाउट चेंजिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम आएगी अगर हम दोनों लूप्स को स्विच कर दें। अब स्विच करने का मतलब क्या है, दिस मीन्स डैट सो वी कैन यूजली ड्रॉप द सबस्क्रिप्ट। तो अब हम इसका मतलब ये होगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी कॉइल 2 पे 1 की वजह से, ठीक है, वो इज इक्वल टू होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। तो फिर हम ये सब स्क्रिप्ट का कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, तो 2 1 और 1 2 जो सब स्क्रिप्ट हैं उनको हम हटा के सिंपल M शो कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो सरप्राइजिंग कॉन्सिक्वेंस इज डैट वट एवर द शेप ऑफ द लूप द फ्लक्स थ्रो लूप 2 ड्यू टू लूप 1 in loop 1
इज सेम एज द फ्लक्स थ्रो लूप 1 इफ वी रन द सेम करंट आई थ्रो लूप 2। ठीक है, वही बात होगी कि अगर हम फ्लक्स जो हमारे पास लूप 2 का है करंट I1 की वजह से, ठीक है, जो कि लूप 1 में है, वो सेम होगा हमारे पास फ्लक्स थ्रो लूप 1 इफ़ वी रन द सेम करंट थ्रो लूप 2 I2। ठीक है, तो यही बात मैंने पहले बता दी आपको कि हमारे पास ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर हम सेम हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है दोनों लूप्स में, अगर हम एक लूप की बात करें तो सेम ही करंट अगर हम दूसरी लूप से फ्लो करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वो सेम आएंगी। तो इसी वजह से M21 इज़ इक्वल टू M12 आप लिख सकते हो, और सबस्क्रिप्ट को हटाकर सिंपल M से भी डिनोट कर सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस को। नेक्स्ट, इफ़ वी वेरी द करंट थ्रू वन लूप, अगर हम एक लूप में से करंट को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, सही है, उसे हम लूप 1 का नाम दे देते हैं, तो फ्लक्स थ्रू द अदर लूप 2 विल चेंज। अब हमने उसे कंक्लूड किया है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले को ना, टॉपिक को इसी लाइन में हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। अब कंक्लूड किस तरह करेंगे कि अगर हम एक कॉइल्स में करंट को वेरी करते हैं, करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, तो दूसरे लूप में फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन लूप 2, जिसकी वजह से लूप 2 में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ हमारे पास होती है एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस डी फाई 2 ओवर डी टी। ठीक है, ये तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ हो गया। ठीक है, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेगेटिव ऑफ एम हेयर, कैपिटल एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di1 ओवर dt। ठीक है, जिस तरह आप I1 इंक्रीज करोगे आपके पास जो वैल्यू है E2 वो इंक्रीज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस वजह से इंक्रीज होता है, फाई 2 के इंक्रीज होने से। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। सो वी यू कैन चेंज द करंट इन लूप 1। ठीक है, करंट फ्लोस इन लूप 2। अगर आप इसी तरह अगर आप लूप 1 से करंट की वैल्यू चेंज करते हो, सही है, इफ यू व्हेन यू चेंज द करंट इन लूप 1 अ करंट फ्लोज इन लूप 2। अब इसी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है तो वो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट भी पैदा होगा। तो जब आपने क्या किया, लूप 1 का करंट चेंज किया है तो लूप 2 में भी करंट जनरेट हो जाएगा, जिसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे। ये जो आपको फिगर दिखाई गई है ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम यूज़ कर लेंगे। चेंजिंग द करंट इन लूप 1, अगर हम लूप 1 में करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो ये क्या करेगी, आल्सो इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन लूप 1 इटसेल्फ। तो ये अपनी ही लूप में एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगी। द फ्लक्स इज अगेन प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ के जो फ्लक्स होता है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ। सही है, जितना आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे उतना फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है इनका। तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो आपके पास एक एल कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, वी कॉल द एल एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नेम्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल एल है ये शो कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस को, या इसे सिर्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं ऑफ द लूप। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट लूप इज, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम किस तरह लिख सकेंगे, उसी सिंगल लूप में उसे हम लिख सकेंगे एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो E2 की वैल्यू है यहाँ पे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए था, तो यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे थे वो कैपिटल एम था। लेकिन यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारा जो सिचुएशन है सेम है, सिर्फ यहाँ पे
हमारे पास जो एक ही कोयल है, ठीक है, उसमें हमने करंट की वैल्यू को चेंज किया तो उसी में ही फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसी में ही एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, जिसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। हेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस। चलें, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इनको आपने पॉइंट्स को अपने ज़हन में रख लेना है कि जो इंडक्टेंस का यूनिट होगा वो हेनरी होगा, और 1 हेनरी को आप किस तरह डिफाइन करोगे, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज़ 1 हेनरी इफ एन EMF ऑफ 1 वोल्ट इज़ इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, इंडक्टेंस एक कॉइल की 1 हेनरी होगी जब 1 वोल्ट का जो EMF है इंड्यूस होगा उसमें, किस वजह से, व्हेन द करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, जब उसमें करंट चेंज होगा किस रेट से, 1 एम्पेयर पर सेकेंड की रेट से। ठीक है, तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड ओवर एम्पेयर। ठीक है, तो और इंडक्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी आपके पास। ठीक है, और जो हमारे पास EMF इंड्यूस होगा, सही है, जो इंड्यूस्ड EMF होगा ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन इट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इट इज़ समटाइम्स रेफर टू एज बैक EMF, इसी वजह से इसे हम बैक EMF भी कहते हैं। इंडक्टेंस प्लेज द सेम रोल एज डज द मैस इन मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडक्टेंस उसी तरह का रोल अदा करता है जिस तरह मैस मैकेनिकल सिस्टम में रोल अदा करता है, कि हैवी मैस को आपको मूव करना मुश्किल होता है, और जो लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मूव करना इजी होता है। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ एल, इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी ये ऑपोजिशन ही है ना, तो इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, द हार्डर इट टू चेंज द करंट, उतना ही मुश्किल होगा करंट को चेंज करना। तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है। अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बड़े सिंपल तरीके से डेरिवेशन की हुई है कि अगर हमने एनर्जी निकालनी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पावर होती है हमारे पास, वर्क पर यूनिट टाइम, हम उसे डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। सही है, पावर को मल्टीप्लाई किया टाइम के साथ तो हमारे पास वर्क मिल जाता है हमें। लेकिन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि इन दोनों का यूनिट भी सेम होता है, वर्क और एनर्जी का, तो हम वर्क की जगह एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे। अब एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी क्रॉस टी आ गया हमारे पास, पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है वी क्रॉस आई, यानी वी को आप मल्टीप्लाई कर दो आई के साथ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को या इंड्यूस्ड ईएमएफ को मल्टीप्लाई कर दो आप करंट के साथ, तो आपको पावर की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो आपके पास एनर्जी इक्वेशन आ गई V इंटू आई इंटू टी। और आपको पता है जो EMF है उसको एप्सिलॉन नॉट से भी शो करते हैं, तो यहाँ पे V हमने से डिनोट किया हुआ है, तो V इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है L डी आई ओवर डी टी। ठीक है, हम वो ऑपोजिशन के लिए नेगेटिव सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब हमने जब V की वैल्यू पुट की तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई, E इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी इंटू आई इंटू टी। अब हम दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप डिफरेंशियल पार्ट लेंगे एनर्जी का एट डिफरेंशियल टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा डी ई इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी इंटू आई इंटू डी टी। डी टी से मल्टीप्लाई किया, यानी कि डी से मल्टीप्लाई किया तो ये डी टी बन गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे डी ई आ गया। अब ये डी टी हमारे पास डिनोमिनेटर के डी टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी ई इज़ इक्वल टू एल आई डी आई।
अब जब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास टोटल एनर्जी मिल जाएगी हमें। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट E इज़ इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट था तो हम इंटीग्रेशन से बाय लिख लेंगे और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1 इंटेग्रल 0 to I इंटेग्रल आई डी आई। तो कैपिटल आई हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू है, ठीक है, और स्मॉल आई हमारे पास स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो करंट था उसकी वैल्यू थी। अब हमने क्योंकि टोटल करंट निकालना है तो 0 to I हम लिमिट पुट कर देंगे। तो E इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एल आई स्क्र ओवर 2, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई आई की, ठीक है, पावर में एक ऐड कर दिया और पावर के साथ डिवाइड कर दिया, तो लिमिट पुट कर दी 0 to I। तो हमारे पास ये एंड रिज़ल्ट आ गया एनर्जी के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड।